क्या आपके बच्चे ने कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन मिस कर दिया है? बैठ नहीं पा रहा है टाइम पे या अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? पीडियाट्रिक में क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स ना अपना सब कुछ दे देते हैं। ये हम्म 5 6 7 8 साल तक चलती है थेरापी। तो वो बच्ची का भी ऐसा ही था कि 4 5 साल तक थेरापी चल रही थी और बिल्कुल रिकवरी नहीं आ रही थी। जब मैं पेरेंट्स के साथ अटैच हुई ना, तो मुझे सब पता चला कि इनकी क्या स्टोरी है, कि बेबी के पीछे बहुत सारा खर्चा हो गया था। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका जो टोटल वेट होता है ना, उनसे 10 to 15%, अगर वो 20 किलो का है तो 2 kg। मैं भले ही 5 पेशेंट देखूँ, लेकिन मैं बच्चे की लाइफ और पेरेंट्स की दोनों की लाइफ चेंज कर सकूँगी। हाय पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे ने कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन मिस कर दिया है? बैठ नहीं पा रहा है टाइम पे या अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? क्या आपके बच्चे को ADHD या फिर ऑटिज्म है? क्या आपके बच्चे का पोस्चर बिगड़ गया है बिकॉज ऑफ हाई एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम या फिर वो W पोस्चर में बैठने की वजह से? देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर अक्षरा पंड्या, हु इज़ अ नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, जो बच्चों के माइंड एंड बॉडी दोनों का एक साथ ख्याल रखती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे चीज़ों के बारे में जो जनरली कोई नहीं करता, अपने बच्चे की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वो भी साइंटिफिकली बिना गिल्ट के। हाय अक्षरा, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। सो अक्षरा, हमारे ऑडियंस के लिए एंड हमारे लिए इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल फिजियोथेरेपी एक्चुअली होता क्या है? यस, एक्चुअली नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी के अंदर हम NICU से ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जब आफ्टर प्रीटर्म बेबी NICU के अंदर एडमिट होता है, प्रीटर्म या फुल टर्म बेबी हो, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से जब वो NICU के अंदर आता है, तो उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस होती है। ARDS है, क्या लंग्स के अंदर कफ आ जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर हम फिजियोथेरापिस्ट NICU के अंदर उसको चेस्ट फिजियोथेरापी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी ट्रीटमेंट से हम धीरे धीरे उसका कफ कम होता है, ब्रीथिंग भी अच्छा होता है, और फिर धीरे धीरे जब वो डिस्चार्ज होता है उसके बाद की जर्नी अलग होती है। तो ब्रेन का काफ़ी पोर्शन ऐसा होता है जो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से उसकी काफ़ी मूवमेंट्स नहीं आती है, माइलस्टोन डेवलप नहीं होते। तो NICU में भी ये बच्चे काफ़ी बच्चे 2 महीने तक रहते हैं, 1 महीने तक रहते हैं। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, हमारी जर्नी एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट। हाँ, फिर वो हमारी OPD में आते हैं और तब से उसके माइलस्टोन डेवलप होते हैं। नेक होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें इतनी नॉर्मली डेवलप नहीं होती है। वो हमें करना पड़ता है। जनरली बच्चे 3 महीने के होते तब उसका नेक होल्डिंग आ जाता है। लेकिन ये बच्चों में क्या होता है कि वो लोग का अगर हम थेरापी स्टार्ट नहीं करेंगे तो 5 6 7 8 1 साल और 2 साल तक भी नेक होल्डिंग नहीं आता है ये बच्चों के अंदर। तो हम NICU से ही काउंसिल करना स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स को कि आप वेट करो, 3 मंथ्स का हो रहा है, उसके बाद 4 to 5 मंथ तक वेट करो। अगर नेक होल्डिंग नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उसकी थेरापी स्टार्ट करवाओ। मतलब वो सुबह उठ के खा रहा है, स्वेलोइंग कर रहा है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन इश्यू है, वो नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है, सो नहीं रहा है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, टाइटनेस आ रही है बॉडी के अंदर, पकड़ नहीं पाता है कोई चीज़ें, मम्मा कौन है, पापा कौन है, कुछ पता नहीं होता है। वो सारी चीज़ें हम मैनुअल थेरापी से डेवलप करते हैं। So we pediatric physiotherapists are like second mom. Amazing. Yes. This sounds so complicated. मतलब मुझे सुन के ही ऐसे लग रहा है कि उसमें कितना आपको इमोशनली, फिजिकली तो ऑफ कोर्स डेडिकेटेड रहना ही पड़ता होगा. So why did you decide कि नहीं, मुझे नॉर्मल फिजियोथेरेपी नहीं, बट आई वांट टू गो टू दिस नियोनेटल या पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी? पीडिया में क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स ना अपना सब कुछ दे देते हैं। वो लोग टाइम, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं फिर भी। और ये थेरापी कैसी है कि ऐसा नहीं है कि आप 21 to 20 डेज तक करवाओगे और हील हो जाएगा। ये 5 6 7 8 साल तक चलती है थेरापी। तो वो बच्ची का भी ऐसा ही था कि 4 5 साल तक
थेरापी चल रही थी और बिल्कुल रिकवरी नहीं आ रही थी। जब मैं पेरेंट्स के साथ अटैच हुई ना, तो मुझे सब पता चला कि इनकी क्या स्टोरी है, कि बेबी के पीछे बहुत सारा खर्चा हो गया था, मम्मी की जॉब चली गई थी, क्योंकि अलर्ट रहना पड़ता है 24 आवर्स, उस पर ही रहना पड़ता कोई है, तो साथ में चाहिए ही फैमिली बच्चे के। सपोर्ट नहीं था। और फिर बेबी के साथ भी ऐसा अटैचमेंट हो गया। धीरे धीरे एक माइलस्टोन अचीव हुआ, तो पूरे क्लिनिक में हमने सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे कि इसका ये आ गया है, सिटिंग आ गया है ऐसा। तो 1 बाय 1 जैसे माइलस्टोन अचीव होने लगे, वैसे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और फिर धीरे धीरे मैं अडल्ट से दूर होने लगी और बच्चों के साथ ही जाने लगी। और फिर धीरे धीरे मुझे मेंटली ऐसा हो गया कि शायद अगर मैं ये फील्ड में जाऊँगी ना, मैं भले ही 5 पेशेंट देखूँ, लेकिन मैं बच्चे की लाइफ और पेरेंट्स की दोनों की लाइफ चेंज कर सकूँगी। बट डोंट यू थिंक इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी था कि अगर बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव होने की जगह कभी डिटीरियोरेट हो गई या कहीं एक छोटी सी भी गलती हो गई, तो वो पेरेंट्स इमोशनली इतना अटैच्ड होते हैं, इतना ज़्यादा पजेसिव होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो इट बिकम्स अ ह्यूज रिस्क फॉर द डॉक्टर्स। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को तो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में तोड़-फोड़ करते हुए देखा है, मारामारी करते हुए देखा है। एंड दिस इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक एंड सेंसिटिव जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स के लिए, कि ऐसा अंदर से ही डर नहीं होता है कि नहीं बच्चे के साथ अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा पूरा। तो कभी ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ या कोई भी ऐसा केस? आज तक तो नहीं रहा है मेरा। पेरेंट्स के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छा रहता एक्सपीरियंस रहा है। अमेजिंग। एंड जैसे आप बच्चों के साथ जब काम करते हो तो उनके फैमिलीज़ के साथ भी उतना ही इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है। एंड स्पेसिफिकली इंडियन फैमिलीज़ बहुत अलग होती हैं, हर एक फैमिली आई गेस बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। सो हाउ डू यू डील विद दोज फैमिलीज? जनरली क्या होता है कि काफ़ी कम्युनिटीज़ के अंदर अभी इतने अवेयरनेस नहीं है कि थेरापी से भी इतना ज़्यादा फ़र्क होगा। तो एक मॉम को क्या होता है कि बेबी को लेके मैं आ रही हूँ तो रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन वो एक ही होती है जिसको ऐसा है। कई बार फादर का भी सपोर्ट नहीं होता है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं आएगा, थेरापी से, मेडिसिन से नहीं हो रहा है तो थेरापी से कैसे होगा ऐसा। और रोल कंबाइन होता है, जितना मेडिसिन का उतना ही एक्सरसाइज से भी। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तब उस टाइम पे हमें बहुत टफ हो जाता है। हम फादर को बुला के भी बिठा के हम सब समझाते हैं, और तब ना थोड़ा प्रेशर हमें भी आता है, क्योंकि हम भी फिर ऐसा सोचते हैं कि बने उतना जल्दी हम थोड़ा सा भी रिजल्ट दे तो फैमिली में दिखेगा, तो वो लोग को धीरे धीरे ऐसे ट्रस्ट आएगा कि इससे भी कुछ हो रहा है। तो फिर स्पेशली मैंने ऐसे बच्चों के लिए हमने क्लिनिक में ऐसा सेटअप किया है कि जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, उससे 2 से 3 घंटे तक इंटेंसिव स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार मेरे पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं, तो वो लोग 15-20 दिन का ही टारगेट देते हैं कि इतना ही टाइम है, तो हम वो बच्चे को इंटेंसिव थेरापी स्टार्ट करते, मम्मी को भी थेरापी सेंटर में भी रखते, उसको सब हम सिखा देते और 15 दिन में हो सके उतनी मेहनत करते। 15 दिन के अंदर 2 to 3% रिजल्ट दिखता ही है। और आज तक ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हमें डील किए, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर हम सबको कन्विंस कर ही देते और धीरे धीरे ट्रस्ट फिर आ ही जाता है कि नहीं, थेरापी से हो रहा है। और हम ऐसे फैमिलीज को ना, जो जब साइड बाय साइड काउंसलिंग ड्यूरिंग थेरापी चलती है, मतलब आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ एक काउंसलर का काम भी करना पड़ता है। करना ही पड़ता है, पूरे दिन यही सब रहता है। काउंसलिंग तो 100%, क्योंकि पेरेंट्स के डेली एक ही क्वेश्चन आते हैं, कब ठीक होगा, कब आएगा, ये कब होगा। और एक ही एक क्वेश्चन, एक पेशेंट सेम क्वेश्चन हमें डेली पूछता है, और डेली हमें उसको काउंसिल करना ही पड़ता है कि कल ऐसा था, आज ऐसा है, आ जाएगा, इसका आया है तो आपका क्यों नहीं आएगा। बिकॉज आई कैन फील दैट एज अ पेरेंट, अगर मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे वो रहेगा ही कंटिन्यूसली कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, मैनेजिंग सच पेशेंट्स एंड सच केसेस। यस यस। सो जैसे 0 to 5 years के जो बच्चे हैं, उन एज ग्रुप में आपके क्लिनिक पे, आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कॉमन 3 प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? ओके, फर्स्ट वन इज़ माइलस्टोन डिले माइलस्टोन। ओके। सबसे ज़्यादा केसेस मेरे डिले डेवलपमेंट के आते हैं, क्योंकि मैं बिहेवियर से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी के केसेस ज़्यादा 2 टाइप के होते हैं, एक बिहेवियर होता है, एक फिजिकल होता है। अच्छा। मैंने जैसे बोला कि NICU के प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं,
तो उसकी वजह से बेबी रोता नहीं है, तो ऑक्सीजन ब्रेन तक सप्लाई नहीं होता है, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। या तो कई बार कोई जेनेटिक कंडीशंस भी होती है, तो उसकी वजह से माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। तो एक ये बच्चे आते हैं। दूसरे हाइपर एक्टिविटी, ADHD, ऑटिज़म, ये सारी कंडीशन के अंदर भी ऐसा होता है कि बेबी एक जगह पे शांति से बैठता ही नहीं। एंड थर्ड वन इज़ फ़ोन की वजह से भी सेंसेशन थोड़े हाई हो जाते हैं। तो मतलब स्क्रीन की वजह स्क्रीन टाइम की वजह से भी आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं हाइपर एक्टिविटी के। अच्छा। और वो सारे। एंड बाद में आते हैं पोस्चर, काफ़ी बच्चों का पोस्चर ही नहीं बराबर होता है। लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन। जैसे आपने बोला डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यू नो, सो 0 to 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व करना चाहें माइलस्टोन्स, तो कौन से 4 से 5 ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो उन्हें कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने चाहिए? अगर जब बेबी 3 साल का होता है ना, सॉरी 0 to 1, हाँ, जब 3 मंथ का होता है ना बेबी, तब उसका हेड कंट्रोल आता है। ओके। तो पेरेंट्स को 4 to 5 मंथ तक वेट करना है। अगर 5 मंथ तक हेड कंट्रोल नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए। वैसे ही सेम सिटिंग में 5 मंथ 6 मंथ पे सिटिंग आता है, तो उसमें भी उनको देखना है कि 8 मंथ तक नहीं आ रहा है तो वेट नहीं करना है, पीडियाट्रिशियन को या पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करना है। सेम ऐसे बिहेवियर में भी आता है, सोशल स्किल्स के अंदर भी आता है। काफ़ी बार बच्चों को मम्मा कौन है पापा कौन है पता ही नहीं रहता। एक जो कंफर्ट जोन होता है ना मम्मी के पास, के बुलाते हैं तो तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ ये कोई है जहाँ पे मेरा कंफर्ट जोन है। अगर वो अलर्टनेस नहीं है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। एंड देन सकिंग रिफ्लेक्स, काफ़ी बच्चे NICU में होते तो उसके बाद ये ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग सकिंग के रिफ्लेक्स ही नहीं डेवलप होते, तो वो सक नहीं कर पाते, तो उसमें भी ओरोमोटर थेरापी हम करवाते। अगर वो नहीं है तो उसके लिए भी वो थेरापी स्टार्ट कर सकते। ये नियोनेट फेज़ के अंदर है। अभी जैसे बच्चा 1 साल का हुआ, 1.5 साल का हुआ, जब वो चलना सीख रहा है तब अगर वो टो पे चल रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अच्छा, ये भी एक रेड फ्लैग है। टो पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 10 में से 5 बच्चे ऐसे होते ही हैं जो टोज पे चलते हैं। एंड या बड़े लोग टोकते थे कि ऐसे मत चल, ऐसे मत चल, बट हमें ऐसे लगता है ठीक है बच्चा मस्ती में चल रहा है तो इट्स फाइन, जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन आई डिडंट नो कि W पोस्चर में बैठने से उनका कोर वीक हो जाता है एंड दे स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस। बच्चे 1-1, 2-2 घंटे तक W सिटिंग में बैठे बैठे फ़ोन देखते हैं, फ्लोर पे बैठे बैठे ही देखते हैं ऐसे। और पेरेंट्स को कई बार अवेयरनेस ही नहीं है कि हम ऐसे नहीं बैठने देना चाहिए। सो दैट इज आल्सो अ रेड फ्लैग एंड ध्यान में रखना। और उससे क्या होगा कि जो बॉडी की अलर्टनेस है ना वो नहीं डेवलप होती है। कि आजू बाजू क्या हो रहा है, कुछ आसपास का पता नहीं रहता है। जैसे मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो यूर ऑल्सो NDT, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड DMI, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास। सो ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं एंड कैसे यूज़ होती हैं? मतलब किन बच्चों में यूज़ होती है, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं? एक्चुअली ये सारे जो अप्रोचेस हैं ना उससे हम चाइल्ड के डिफरेंट लेयर डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि NDT, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, इससे क्या होता है, NDT अप्रोच है वो पूरा न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि अगर बॉडी को हमें कोई चीज़ अडप्ट करना है, सिखाना है, तो उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि ये कप है, मैं इसको ऐसे ही पकड़ूंगी और ऐसे ही लूँगी, तो ये हम सीखते हैं, धीरे धीरे फिर अडप्ट हो जाते हैं। और ये लेके हम पिएंगे, ये हमारा ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीने की चीज़ है और पीना ही और गले उतार ही देना है। वो बच्चों को ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कैसे जिन बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बच्चे को उनमें उसके लिए NDT यूज होता है। वो चीज़ें पकड़ने के लिए अगर जाएंगे ना तो भी वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो अपने ग्लूट पे प्रॉपर वेट ही नहीं ले पाएंगे। एंड ये कौन से एज ग्रुप में होता है? NDT हम ऑल एज ग्रुप में 5, 6, 7, 8 तक करवा सकते हैं। अच्छा, एंड इस थेरेपी में एक्चुअली करवाते क्या है, मतलब होता क्या है जो उसमें? इसके अंदर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस पर बेबी को बिठाते हैं, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, ये सारी पोजीशन हम देते हैं अलग अलग तरीके से, और पूरा वेट बेयर करवाते हैं,
प्रॉपर वेट बेयर करवा के हम थोड़ी थोड़ी प्ले बेस्ड एक्टिविटी करवाते हैं अच्छा। एनडीटी थेरापी से, और उससे अच्छे से माइलस्टोन डेवलप होता है। अगर कोई भी एज पे ब्रेन डैमेज हुआ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कभी सीजर, कभी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। अगर हेड इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। कभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, ओके। तो उसकी वजह से भी उसमें अभी माइलस्टोन डिले नहीं होगे, हाँ। लेकिन उसका जो वो पोर्शन का जो काम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो या एनडीटी इज क्लियर कि कैसे Yes. यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कौन से बच्चों में यूज़ होता है। नेक्स्ट यू सेड इज सेंसरी इंटीग्रेशन। Yes, SI therapy, sensory integration. Sensory integration is a play-based therapy, like a games. ये कब यूज़ होता है कि बेबी जनरली एनवायरनमेंट को फील नहीं कर पाता है। अच्छा। वो जहाँ पे बैठता है वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा है कि आसपास क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ। ब्रेन में ना जो ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है बच्चों का। Yeah. अगर हम बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को आप वो रिंग का जो आता है वो हाँ, आप दोगे तो stack पहले, करने हाँ, के लिए। पहले बड़ी रिंग, छोटी 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 छोटी, वो उनको पता है। ये बच्चों को रिंग का नहीं पता है कि ये रिंग लेके मुझे इसमें ही डालना है। तो ये सारे बच्चों के लिए एसआई थेरापी है। कई बार ऐसा होता है माइलस्टोन प्रॉपर है, बिहेवियर भी बराबर है, लेकिन फोकस नहीं कर पाता है, ऑर्गेनाइजेशन बराबर होता ही नहीं है, तो तब उसको ऑक्यूपेशनल थेरापी की, ये सारी चीज़ें हम ऑक्यूपेशनल थेरापी में भी कर सकते हैं। अच्छा। और ये एसआई थेरापी के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरापी? इसमें यही सारी चीज़ें सिखाते हैं कि ऑक्यूपेशन मतलब जो काम है वो हम प्रॉपर तरीके से करें, वही ऑक्यूपेशनल थेरापी। फिजियोथेरापी के जैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरापी आता है। मतलब बच्चे जो अपना डेली डे टू डे हाँ, काम है काम, वो routine, नहीं कर पाते हैं, तो Exactly. उनको वो हम हाँ। लोग सिखाते हैं। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहा है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि चलो ये करो, वो करने बैठता है लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। बट ये तो मैं 10 में से 8 बच्चों में देखती हूँ कि फोकस नहीं है, या हम जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जो 8 बच्चे के बारे में मतलब आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा नॉर्मल है। हाँ। लेकिन ये मैंने जो बोली ये चीज़ आपको हर एक टर्म में आपको दिखेगा। हर एक घंटे आप कोई भी टास्क दोगे सब में ऐसा ही रहेगा उसका। अच्छा। सारी मतलब आप डे टू डे धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ऐसा। नॉर्मल बच्चे को जब ऐसा होता है तब आप 1-2 बार उसको बोलोगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, 1, 2, 3 चौथी बार तो वो सीख ही जाएगा। हाँ, या डांट दिया तो वो कंप्लीट कर Exactly. लेगा। या नेक्स्ट हमने बात की थी डीएमआई। हाँ, DMI थेरापी इज़ माय फेवरेट वन, डायनेमिक मूवमेंट इंटरवेंशन। ओके। हाँ, जनरली ये जो बच्चे के माइलस्टोन डिले होते और ये सारे बच्चों के कोर मसल्स वीक होते हैं। मतलब जैसे कि बैठा है, गिर रहा है तो वो गिर ही जाएगा, वो एंटी ग्रेविटी फोर्स में अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ये बच्चों के अंदर अलर्टनेस भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, इसीलिए हम इसको एयर के अंदर पूरा मूवमेंट करवाते हैं एंटी ग्रेविटी। तो उससे क्या होगा, अलर्टनेस डेवलप होगी कि मैं गिर जाऊँगा तो पूरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेट हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो अपने बॉडी को संभालेगा। इसके भी ग्रेड आते हैं फिर थेरापी के अंदर कि ये ग्रेड में और धीरे धीरे फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और हम एक्सरसाइज चेंज करते जाते हैं। तो DMI से थोड़ा स्पीड में रिजल्ट मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। आई थिंक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत कम एक्सपर्ट्स को देखा है डूइंग दिस थेरेपी, एंड आई थिंक इंडिया में वन ऑफ देम इज यू। यस, है ना? सो या टेल अस मोर अबाउट दिस थेरेपी। ये कौन से एज ग्रुप के बच्चों को केटर करती है ये थेरेपी? जनरली DMI थेरापी में लेवल है A, B and C। आई एम लेवल B थेरापिस्ट। लेवल A क्लियर है, लेवल B क्लियर है, अभी लेवल C आएगा ऐसा। अच्छा। तो काफ़ी स्टैंडिंग की जितनी माइलस्टोन वाइज अलग अलग होती है, जैसे कि नेक कंट्रोल नहीं है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है, पूरे स्पाइन के मसल्स वीक है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है। तो ये सारी एक्सरसाइज बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होता है। बेबी 1 साल का है तो उसमें होगी सारी थेरापी, 2-2.5 साल तक होता है, लेकिन फिर उसका वेट 15 kg से प्लस है तो हमारे लिए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। DMI कौन से माइलस्टोन्स के लिए, माइलस्टोन डिलेस के लिए यूज होता है? एवरी फिजिकल माइलस्टोन लाइक हेड कंट्रोल, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग। टंग कंट्रोल, अगर वो गिर रहा है तो कैसे हाथ रख के प्रोटेक्ट कर ले, प्रोटेक्शन के लिए भी ये थेरापी बहुत अच्छी है कि बेबी में अलर्टनेस आ जाती है। गिर रहा है तो तुरंत ही ऐसे स्टेबल कर दे बॉडी को। बैठे बैठे हम उसको आती है एक्सरसाइज, वो करवाते करवाते उसको मूव करे तो तुरंत ही, पहले हाथ नहीं रखता है लेकिन फिर उसको पता चलता है कि मैं हाथ रखूँगा
तो तुरंत ही प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। Okay. लेकिन वो हाथ रखने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ हम एनडीटी से डेवलप करते हैं। ऐसा Okay. तो पूरा ये होलिस्टिक अप्रोच होता है, सब कुछ मिला के हम अप्लाई करते हैं। एंड आप इसके बाद बता रहे थे और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, देन ये जेनेटिक कंडीशन का एक हो गया जो आपको नहीं पता चलेगा। उसके बाद है सोनोग्राफी के अंदर अगर उसके हाथ पैर में कुछ ऊपर नीचे है, छोटा है, या फिर ऐसे उंगलियां कई बार ज़्यादा होती है, ऐसी भी कुछ होता है तो पता चल जाता है। ब्रेन की साइज पता चलती है, ऑर्गन्स वगैरह ये सब पता चलता है। लेकिन ब्रेन का फंक्शन क्या है वो आपको यूएसजी में नहीं पता चलेगा। नहीं। तो उसकी वो भी एक रीज़न है कि आफ्टर डिलीवरी और 3-4 महीने के बाद पता चलता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। एंड द लास्ट रीज़न इज़ डिलीवरी टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो ऐसा कोई स्कैन है जो आई थिंक बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं करवाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, एंड जो करवाना चाहिए जिससे मे बी ब्रेन के बारे में या उसके बारे में पता चल सकता है पहले ही? अगर कंसल्टेशन ड्यूरिंग असेसमेंट में अगर डॉक्टर को पता चले कि हाँ इसकी फैमिली हिस्ट्री ये टाइप की है, तो एक फिटल एनोमली टेस्ट करके है। ओके, फीटल एनोमली टेस्ट। तो उससे हम जान सकते हैं कि हाँ, लेकिन उसमें भी हमें ब्रेन के फंक्शन नहीं पता चलते हैं। वो ब्रेन का डेवलपमेंट और वही सब हम जान सकते हैं। ओके, फंक्शन तो हम कोई भी रिपोर्ट। हाँ, बट दिस इज वन टेस्ट जो अगर किसी को लगता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी तो दे कैन टेक अप दिस टेस्ट। ओके, दिस इज़ आई थिंक वेरी हेल्पफुल। अगर फॉर एग्जांपल ऑटिज्म या ADHD डायग्नोस हो गया कि बच्चे को ये है, तो हाउ डू यू ट्रीट दोस किड्स? उसके लिए हमने एक अलग कैबिन रखते हैं। अच्छा, हम सारे पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट उसके लिए एक अलग ही कैबिन रखते हैं, उसको 1-to-1 देखते हैं वो। ओके, क्योंकि वो बच्चों में भी ऐसा होता है कि अगर उसको मैं देख रही हूँ तो उसको फिर मेरे साथ ही अच्छा लगेगा। जब दूसरे दिन कोई दूसरा थेरापिस्ट आएगा तो उसके साथ सेट नहीं होगा। अगर उसको होना है तो भी वो बहुत लंबा टाइम लेगा। बिकॉज़ एक वो कंफर्ट आ गया, कंफर्ट जोन उनके प्रॉपर होता है, वो वही कंफर्ट जोन में ही रहते हैं वो बच्चे। उसको एंड आर दीज both these issues, autism and ADHD, are these curable, treatable? नॉट क्योरेबल, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा ला सकते हैं। हम नहीं करेंगे थेरापी तो कंडीशंस और बिगड़ती जाएगी। तो एटलीस्ट हम थेरापी करके धीरे धीरे इम्प्रूव ला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट क्योर तो नहीं कर सकते। ADHD हो सकता है क्योर, लेकिन ऑटिज्म नहीं हो सकता है। यस, उसमें थोड़ा बहुत तो रहता है। बिकॉज ADHD आई थिंक इज अ बिहेवियरल इशू जो ओवर टाइम डेवलप हो जाता है और फिर वो ठीक भी हो सकता है। और उसमें ऑटिज्म के अंदर स्पीच डिले भी हो सकती है। हाँ, स्पीच डिले के भी होते, और उसके अंदर बेरा टेस्ट, लिसनिंग हियरिंग स्किल्स के जो होते हैं, बेरा टेस्ट वगैरह टेस्ट भी होते हैं, और उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी पता चलता है। मतलब ऑटिज्म के बच्चों को आप बुलाओगे ना तो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो अपने आप में ही रहेगा। तो हमें फिजियोथेरापिस्ट हम वही सिखाते हैं कि वो उनके जो अंदर का कंफर्ट जोन है, जो अंदर अंदर रहते हैं, उससे बाहर निकले और उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही है वो एक्सप्लोर करे, शांति से उसे देखे, फील करे और फिर रिस्पॉन्ड करे। वही चीज़ थेरापी का काम ही वही है। लेट्स टॉक अबाउट ADHD एंड उसको कैसे थेरेपी से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ADHD के अंदर, लेकिन आई थिंक ADHD के अंदर साइकेट्रिस्ट का सबसे बड़ा रोल है। ओके, हाँ, उसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी और ये सब चीज़ें ADHD के अंदर बहुत इम्पैक्टफुल है। और इससे जैसे मैं एक improve भी सिंपल अच्छा क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मैं पेरेंट हूँ एंड मैं 10 बच्चे देख रही हूँ, उसमें से 8 बच्चे ऐसे ही हैं हाइपर एक्टिव, एक जगह पे नहीं बैठेंगे, कूदते रहेंगे, जो चीज़ें आसपास पड़ी हैं उसको फंबल करेंगे, ये उठाया वो उठाया, ये वहाँ फेंका वो वहाँ फेंका। एंड जैसे आपने बताया कि ADHD में भी यही सारे सिम्टम्स दिखते हैं बच्चों में। सो हाउ डू आई फिगर आउट कि नहीं इस बच्चे को या मेरे बच्चे को ADHD है या दिस इज़ नॉट नॉर्मल? जनरली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहता है, लेकिन एक्सप्लोर करना वो चीज़ पूरी अलग है। एक्सप्लोर एंड डाइजेस्ट वो होता है कि एनवायरनमेंट फील करो, फिर उसको एक्सप्लोर करो, फील करो एंड देन रिस्पॉन्ड करो। बच्चा देख रहा है, उसको पता है इससे मैं ऐसे खेल सकता हूँ, वो पूरी चीज़ अलग है। हाँ, वो खेल कूद रहा है, फेंक रहा है, थोड़ा बदमाशी भी कर रहा है, लेकिन बिना एक्सप्लोर किए ही टेंट्रम्स थ्रो करना और वो चीज़ डेली हर एक घंटे, हर एक 2-3 घंटे में एक बार आपको दिख रहा है, तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है।
हम 10 में से 8 बच्चे ऐसे देखते हैं कि जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है, वो हाँ। शांति से नहीं बैठते। हाँ, फ़ोन लेने पे उसके भी टेंट्रम्स दिखते हैं, नो डाउट। लेकिन ADHD ये सारी जो बिहेवियर कंडीशन है उसके अंदर एक यही सिम्टम्स नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उनके जो टेंट्रम्स होते हैं वो पूरे अलग ही होते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि वो बच्ची थी, तो वो बड़ी थी, 5 साल की बच्ची थी। 5 साल की बच्ची ने बेड पे से नीचे जंप किया है। जो 5 साल के बच्चे होते हैं वो जानबूझ के नहीं, ऐसे नहीं गिर जाते, वो सडन गिर जाती है। अच्छा। तो उनकी जो आदत होती है वो पूरी अलग ही होती है। अपने बाल को खोल के अपने बालों को खींचने भी लगते हैं ये बच्चे, सेल्फ बाइट भी करने लगते। अच्छा। कपड़े, मेरे पास एक पेशेंट ऐसा था कि उसको पता नहीं, वो लड़की को गुस्सा आता तो उसका टॉप ही निकाल देती थी बार बार। और उसकी स्पीच थी तो वो उसकी मम्मा को ऐसे बोलती भी थी, मैं कपड़े निकाल दूंगी। वो लोग यूपी बिहार साइड से थे, तो उनकी लैंग्वेज में बोलती थी कि मुझे डांटो मत वरना मैं कपड़े निकाल दूंगी। तो वो उसकी स्पीच भी पूरी वही हमारे जैसे नॉर्मल बच्चों की जैसे वो लोग नहीं बोलते। अच्छा। उनका बोलना भी थोड़ा ऐसा होता है। एक बच्चा था, वो OPD में आता है तो हर एक लोग को पाँव छूता है। घर पे ऐसा सिखाया होगा कि चलो पाँव छू लो, तो OPD में जितने प्यून है, डॉक्टर्स है, असिस्टेंट है, सबके पाँव छूता है। जिसको भी हम इंट्रो करवाते सबके पाँव छूने लगता है आके ऐसा। तो ये बच्चे के सिम्टम्स आपको पता चल ही जाते, कुछ अलग ही होता है वो बच्चों के अंदर। हाँ, ओके। आप सडन ऐसे देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जैसे जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, उसको इमोशन रेगुलेशन की जो चीज़ होती है ना, वो बच्चों में नहीं इतनी होती है। कैसे हमें गुस्सा होना है तो हाँ, गुस्सा करके शांत कैसे होना है। जनरल बच्चे में कैसा होता है कि हाँ, आपने फ़ोन लिया, गुस्सा आया, टेंट्रम्स थ्रो किए, सब किया, लेकिन जैसे ही आप उसको दूसरी एक्टिविटी दिखाओगे तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये बच्चे डाइवर्ट नहीं होते। यही मेन चीज़ है कि इमोशनल रेगुलेशन जो होता है वो ये बच्चों के अंदर नहीं इतना फिर ये डेवलप होता है। ADHD आता कैसे? आई डोंट थिंक ये जेनेटिक तो नहीं है या बाय बर्थ तो नहीं है। जनरली प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अगर मम्मी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते तो कई बार उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। ब्रेन पे कोई इश्चेमिक इंजरी हो रही है तभी भी हमें ADHD, ऑटिज़म ये सब दिखता है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन एक्टिविटीज़, न्यूरॉन स्टिमुलेशन ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपर एक्टिविटी दिखने लगती है बच्चों के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें ऑटिज़म और ADHD, कई बार तो हमने देखा है कि फ़ोन की वजह से भी ऑटिज़म हो रहा है बच्चों को। हाँ, ADHD वाले बच्चों को अगर आप फ़ोन दोगे तो वो शांति से एक जगह पे बैठे रहेंगे क्योंकि उसमें ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो वो उसको अच्छा ही लगेगा। लेकिन वो बाहर इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ़ोन देखते रहते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से भी माइल्ड ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आपने थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बोली जो आप अपने क्लिनिक पे देखते हो, विच इज़ रिगार्डिंग पॉस्चर प्रॉब्लम जो बच्चों में आजकल मिल रही है, एंड दैट टू ड्यू टू स्क्रीन टाइम। सो टेल अस मोर कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि हमें हमारा कुछ काम करना है अर्जेंट, जो ख़त्म करना ही पड़ेगा। टास्क कंप्लीट करने के लिए बच्चे से हम थोड़ा वो करने के लिए हम फ़ोन दे देते हैं, तो वो 1-2 घंटे तक जो बच्चा फ़ोन देखता है वो पूरा उसका पोस्चर ऐसे ही होगा। वो सोफ़े पे देख रहा है तो वो उल्टा लेटे लेटे या अनइवन पोजीशन में, लेकिन आप देखना वो एक ही पोजीशन में देखता ही रहेगा कंटिन्यूस। W सीटिंग में बैठते हैं बच्चे तो उसमें भी कंटिन्यूस हेड डाउन करके वो देखते ही रहेंगे। तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूस नेक डाउन, शोल्डर राउंडेड हो जाएंगे। और ये 1-2 घंटे तक ये डेली का रूटीन जब होने लगेगा तो नेक के मसल्स टाइट हो जाएंगे, चेस्ट के मसल्स भी आगे टाइट हो जाएंगे, और शोल्डर के जो बैक साइड के मसल्स है वो पूरे वीक होते जाएंगे, और फिर उससे स्लाउच यानी कि फॉरवर्ड हेड पोजीशन डेवलप होने लगती है। फॉरवर्ड हेड पोजीशन से क्या होगा कि जब आप बेबी को बोलोगे कि तुम नॉर्मल पोजीशन में बैठो, अच्छे से बैठो, तो वो नहीं 5-10 मिनट तक बैठेगा, फिर वो वापस अपनी वही पोजीशन डेवलप कर लेगा। करेक्ट। एंड जैसे हम लोगों ने ये टर्म सुना है टेक नेक, व्हाट इज दिस टर्म टेक नेक? मैं काफ़ी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स से भी सुन रही हूँ बच्चों में। टेक नेक मतलब यही स्लाउच पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो हम जब बेबी OPD में पेरेंट्स आते हैं ना लेके बच्चों को, तब हम सिर्फ इतना ही नहीं देखते कि इसको टेक नेक है, लेकिन उसमें पूरा मसल्स का इम्बैलेंस दिखता है। वही मैंने जैसे बोला कि मसल्स टाइट हो जाते, वीक हो जाते, ऐसे पोस्चर हो जाएगा, तो ये पोस्चर के लिए ये मसल्स का जो काम है वो ऐसे पोस्चर में इसका काम ये करेगा।
तो ये मसल्स को उसका तो वर्क करना ही, लेकिन उसके साथ हम दूसरा भी बर्डन डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या स्पाज्म आ जाएगा, ओके फिर पेनफुल होगा। ये सारी सिचुएशन जैसे मैंने बोला कि आफ्टर 20s में हमें सब दिखने लगता है, ये अभी ग्रोइंग एज के अंदर ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। तो कई बार तो पेरेंट्स एमआरआई लेके भी आ जाता है कि हमने इसका एमआरआई भी Oh my करवा God. लिया है। मेरे पास ऐसे 3 से 4 केसेस है जो पेरेंट्स ने एमआरआई भी करके आ गए कि इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 8-9 साल के बच्चे को कभी कभी लोअर बैक पेन का इश्यू भी मैंने देखा है आते हुए, सच में? रियली 8-9 साल के बच्चे को Exactly. लोअर बैक पेन? एग्जैक्टली है। और फिर हम थेरापी और ये सारी एक्टिविटीज़ करवा के, और उसके साथ साथ हम डेली लाइफ में भी चेंजेस करने के लिए फिर हम काउंसिल करते हैं कि आप इतना इतना ध्यान रखो। स्कूल में भी बोलो टीचर को कि अगर ये ऐसे बैठ रहा है, ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान दे। से फॉर एग्जांपल अगर 7-8 साल का एक बच्चा है एंड उसको टेक्निक या फिर ये स्लाउचिंग पोजीशन की आदत पड़ गई है या वैसे ही उसकी बॉडी फॉर्म हो गई है, तो ऐसे कोई 3 एडवाइस जो आप उनके पेरेंट्स को देना चाहोगे दैट दोज चेंजेस 3 चेंजेस दे कैन मेक इन देयर डेली लाइफस्टाइल, जिससे उसको हेल्प होगा पोस्चर ठीक करने में? पहले तो स्क्रीन टाइम बंद करो। करेक्ट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में लेक्चर्स लाइव, कभी सेमिनार्स होते हैं या फिर कोई होमवर्क करने के लिए फ़ोन का यूज़ करना ही पड़ता है। हाँ तो ऐसा करो कुछ कि फ़ोन में से आप टैब पे शिफ्ट हो जाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन के स्टैंड अवेलेबल है ही, एक डिस्टेंस पे रखो उसको, टेबल पे ही बैठो और पोस्चर भी उसको समझाओ कि ऐसे ही बैठना स्टार्ट करो। अगर उसका हो गया है फॉरवर्ड हेड, तो अभी पीडिया के अंदर भी बहुत सारी फ्लेमिंगो और ये बहुत सारी कंपनीज ने पीडियाट्रिक पोस्चर करेक्शन बेल्ट भी निकाले हैं अभी बच्चों के Okay. लिए। मेरे पीडियाट्रिक खुद के क्लिनिक में आए थे और आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 साल के बच्चों का पोस्चर करेक्शन बेल्ट मैंने देखा था पिछले साल। फ्लेमिंगो कंपनी ने लॉन्च किया है पोस्चर करेक्शन बेल्ट, यहाँ से पूरा बैक को टाइट रखे। मतलब उनको इतना स्कोप दिख रहा है ना कि Exactly. प्रॉब्लम बढ़ तो रही है। प्रॉब्लम कितना बढ़ता होगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग हो रहा है तो फिर पहनाना स्टार्ट ही कर दो, और वो पहना के उसको बोलो कि तुम ये एक्टिविटी करो। और आजकल स्पेक्स में ग्लासेस भी ऐसे आने लगे जो स्क्रीन से प्रोटेक्शन ब्लू दे। स्क्रीन एंड ऑल Yes. दिस। तो वो स्टार्ट करो पहनाना, भले ही उसको नंबर ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसके कॉर्निया और लेंस को डैमेज ना करे, उसकी वजह से आप स्टार्ट करो पहनाना। तो उससे भी हम उसके आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पोस्चर बराबर होगा, टेबल पे बैठेगा, कोई डिस्टेंस से रखेगा तो उसका पोस्चर भी बराबर रहेगा। और उसको बोलो कि हर 10 मिनट के बाद उठ के थोड़ा वॉक करे और थोड़ा माइल्ड स्ट्रेचिंग सिखाओ आपके बच्चों को। करेक्ट। हाँ, कि उतना उतना करो। ओके। हाँ, मुझे वही सुनना था कि क्या एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बच्चे कर और सकते हैं। स्पेक्स तो पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्निया, आइस के अंदर कॉर्निया करके एक आता है, तो वो कॉर्निया का लेयर पूरा बेंड हो जाता है और वहाँ पे ना पूरा कोन जैसा फूल जाता है। ऐसी भी कंडीशंस आती है जिसको हम किरोटोकॉर्नस बोलते हैं। ओके। हाँ, तो और ये क्यों होती है? बस स्क्रीन टाइम ओवर यूज़ हो रहा है उसकी वजह से ओ माय गॉड, मतलब वो इतना नेगेटिवली कॉर्निया को भी अफेक्ट करता है। यस, और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। बट आई थिंक दिस मस्ट बी हैपनिंग इन दोज एक्सट्रीम केसेस जहाँ बच्चे extreme cases. बहुत ज़्यादा Yes. स्क्रीन देख रहे हैं। यस। करेक्ट। एंड डोंट यू थिंक वन ऑफ द रीजंस ये जो स्लाउचिंग और ये जो बैक पेन के इश्यूज हम इतने छोटे बच्चों में देख रहे हैं इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हैवी स्कूल बैग्स? यस। बिकॉज यू नो मैं आजकल बच्चों को देख रही हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, और उनके बैग्स 6-7 किलो का वजन है उनके बैग में। वो बच्चे खुद 15-20 किलो के हैं और वो लोग इतना वेट लेकर जा रहे हैं। तो आई जस्ट थिंक कि उनके स्पाइन पे क्या इफेक्ट होता होगा। जनरली जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका जो टोटल वेट होता है ना, उनसे 10 to 15%, मैं तो आपको वही गाइड करूँगी कि 10% वेट ही बैग के अंदर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर वो 20 किलो का है तो 2 kg। 2 kg? यस, इससे ज़्यादा उसको मत दो। सारी स्कूल्स के अंदर लिफ्ट नहीं होती है, और मैंने तो क्या काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी देखी है कि लिफ्ट है लेकिन टीचर्स ही यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नहीं। तो वो 2-3 नहीं कर सकते। 2nd 3rd फ्लोर तक वो बाय स्टेयर्स ही जाने वाले हैं, और ये 4 to 5 kg का वेट उठा के वो जाएंगे, डेली जाएंगे आएंगे। उनका पूरा पोस्चर आप नोट करना, वो बैंड होके भी
वो जब स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं पूरे बेंड हो जाते हैं। तो जब बच्चे इतना हैवी वेट वाला बैग उठाते हैं तो उनकी बॉडी पे साइंटिफिकली क्या अफेक्ट होता है? उनके जो शोल्डर है ना उस पे बर्डन बहुत ज़्यादा, उससे यहाँ पे जो पीछे मसल्स आते हैं ट्रेपेजियस मसल्स, उसका ना ओवर यूज़ होता है। ओके। और उन लोग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उतना वेट उठा पाए। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा भी वेट था ही बैग्स के अंदर इतना, धीरे धीरे क्या होता है कि हम बॉडी ना उसको अडॉप्ट कर लेता है कि ऐसे ही ये है। फिर जब वो बेबी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आता है ना तब उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें वो पेन स्टार्ट कर देता है। ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बार ट्रिगर भी हो जाते हैं इधर, और फिर वो रिलीज़ करते वक्त भी पेन होता है। और ये सेम प्रॉब्लम अडल्ट में भी आती है, बच्चों में तो आती है लेकिन अडल्ट के अंदर भी हमें दिखने मिलती है काफ़ी बार। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है बच्चों पे? पोस्चर बिगड़ जाता है, यहाँ से ही पेन स्टार्ट हो जाएगा ईयर्स के पीछे से। अच्छा। हेडेक कंटिन्यूस होगा, हेडेक भी रहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हेडेक बहुत ज़्यादा है करके हम माइग्रेन डायग्नोस कर देते। मेरे पास एक केस आया था कि बहुत मतलब वो 12-13 साल का था लड़का, और हेडेक करके माइग्रेन डायग्नोस किया। उसके बाद डॉक्टर को डाउट हुआ तो उन्होंने फिजियोथेरापी के लिए भेजा। हमने मसल्स चेक किया तो पूरा यहाँ से ही उसके मसल्स टाइट थे यहाँ तक। एंड हाउ डिड यू डायग्नोस दैट कि यहाँ से मसल्स टाइट हैं? फिजिकल असेसमेंट से ही वो हमें पता चलता है, पाल्पेशन से, और ऐसे ही पता चल जाता है कि हाँ इसकी ये मसल्स टाइट है और काफ़ी मूवमेंट्स में पेन अग्रेवेट होने लगता है। इसलिए फिर हमने उसकी थेरापी स्टार्ट की। घर पे भी हमने बोला कि इतना मत करवाओ और ये मत करवाओ, और धीरे धीरे हमने सॉल्व किया। जैसे ही यहाँ के मसल्स उसके रिलीज़ हो गए ना, हेडेक बंद हो गया बिल्कुल। ओके। हाँ, तो एक वो भी रीज़न है। और कई बार बच्चों को हैवी नंबर्स आ जाते हैं, हैवी नंबर्स की वजह से भी फॉरवर्ड हेड हो जाता है। हाँ, विजन अगर ब्लर है, थोड़ा बहुत भी ब्लर होने लगता है तो धीरे धीरे फॉरवर्ड हेड होने लगता है। फिर रेगुलर लाइफ में अगर वो ऐसे ही रहेगा ना तो उसकी वजह से भी यहाँ पे टाइटनेस आ जाएगी और पेन बढ़ेगा। अच्छा। ये भी स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है कई बार। बट जैसे ये जो बैग वेट का जो इशू है ना, मुझे लगता है कि आपने जैसे बोला 10% ही वेट होना चाहिए एक बच्चे के बैग में, या जो भी वो कैरी कर रहा है। तो आई गेस आजकल का जो स्कूल सिस्टम है हमारा इंडिया का, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 to 5 सब्जेक्ट्स भी ले लो, हर एक सब्जेक्ट के मुझे लग रहा है 2-2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक नोटबुक है, वो मिला के ही 4-5 किलो तो आराम से हो जाता है। उसके बाद लंच बॉक्स। इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं कि व्हाट शुड दे टेक केयर अबाउट सो दैट आगे इन बच्चों का फ्यूचर, इन बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे इतना नेगेटिव असर ना पड़े? जनरली हम यही बोल सकते हैं कि अगर टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हर एक स्कूल में अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, उनमें से ही पढ़ा रहे, तो फिर टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नोटबुक की जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें मंगवाओ। सब लेके जाएगा बच्चा तो वेट आने ही वाला है, तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ें मंगवाओ। कई बार वहाँ से भी उतना होता है कि टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है, टेक्स्ट बुक तो होनी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। नोटबुक डेली मंगवाते हैं लेकिन लिखने के लिए घर पे ही देते हैं वो लोग। तो ये भी थोड़ा है। और आई गेस अगर उनको लगता है कि टेक्स्ट बुक्स रोज़ घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो दे कैन आई थिंक कीप इट इन द स्कूल इटसेल्फ कि आपने टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स उनके शेल्फ पे रख दी, वो लोग रोज़ कर रहे हैं, एंड वीकेंड्स पे दे कैन सेंड इट बैक। मैंने कुछ स्कूल्स में देखा है ये भी सिस्टम चलता है कि वो लोग नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स को स्कूल में ही रखते हैं, एंड जब बच्चों को ज़रूरत होती है लाइक वीकेंड्स पे जब वो होमवर्क करने के लिए या पढ़ने के लिए घर ले जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ वन गुड सिस्टम जो आई थिंक आजकल के इंडियन स्कूल्स अडेप्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स बिकॉज उनका फिजिकल हेल्थ, उनका पॉस्चर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कूल बैग्स का हैवी वेट। और हम कॉलेज में हम क्या वही करते हैं ना, हमारे पास घर पे टेक्स्ट बुक है, अगर वहाँ पे नीड है तो हम लाइब्रेरी में से ले लेते हैं। कॉलेज में कहाँ हम इतना लेके जाते हैं, फिर भी हम कर ही लेते हैं ना। तो बस वही सेम चीज़ हम स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाहर तो ऐसा ही है ना कि जितने भी बुक्स वगैरह है वो सारे डेस्क पे ही नीचे ही रख देते हैं वो लोग, तो वो सिस्टम हम इधर भी ला सकते हैं।
सो लेट्स टॉक अबाउट जब बच्चे छोटे से होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ या 2-3 महीने के होते हैं, एंड वो बच्चे रोते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोने दो, खुद ही शांत हो जाएंगे, एंड कुछ पेरेंट्स या मॉम्स ऐसी होती है उसको तुरंत उठा लेंगी, सेल्फ सूद नहीं करने देंगे। सो आपको क्या लगता है, उसे तुरंत उठाना सही है या फिर उसे सेल्फ सूद करना चाहिए? आफ्टर 7 to 8 मंथ, मतलब जब बेबी सिटिंग आ जाए उसके बाद, अगर क्योंकि उसके बाद ही उसकी सोशल स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती है, उसको पता चलता है धीरे धीरे कि हाँ मैं रो रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। जब बेबी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, उसके बाद आपको ये आदत नहीं डालनी है। अच्छा। हाँ, उसको बने उतना एक्सप्लोर करने दो, फ्लोर पे रखो, वो रो रहा है तो उसको खुद सिखाओ कि खुद कैसे इमोशन कंट्रोल करे, खुद माइंड डाइवर्ट करके कैसे दूसरी एक्टिविटी में भी लग सकते हैं, वो चीज़ हम अवॉइड करके। अगर आप उसको तुरंत ही ले लोगे ना तो उसकी सिर्फ उसमें ही नहीं लेकिन सारी चीज़ों में फिर धीरे धीरे हैबिट आएगी, ये चाहिए, वो रोएगा ही, और रोने के बाद आप वो चीज़ दे दोगे, उठा लोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसका जो माइंड सेट है वो वैसे ही होता जाएगा धीरे धीरे कि हाँ मैं रोऊंगा तो ये चीज़ हो जाएगी। और फिर आगे जाके भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि बच्चे फिर खुद से नहीं कर पाते क्योंकि पहले से ही हमने ऐसी आदत पाली, डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने इमोशनल नीड्स के लिए। एग्जैक्टली। बट जब अगर इतने छोटे हैं, 2-3 महीने 4 महीने के हैं, दे नॉट एबल टू सिट, उस ड्यूरेशन में डू यू थिंक कि उनको आदत पड़ जाएगी? नहीं, उसमें थोड़ा हमें अलर्ट रहना है। 2-3 महीने के बच्चे मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए तो उनको इतना वो नहीं है कि हाँ मैं रोने लगूंगा तो मुझे ले लेंगे, उसकी तभी उतना उसका होता ही नहीं है सोचने का। तो तब अब हमें ऐसा नहीं सोचना है, ये सारी चीज़ें 5-6 महीने के बाद की है। मतलब एक्टिवली 4 to 5 मंथ तक तो आपको अलर्ट रहना ही है। अगर वो रो रहा है तो उसको लो और फिजिकल टच दो। और मैंने कुछ पेरेंट्स हैं, दादीज नानीज को ये भी बोलते हुए सुना, बच्चे को रोने दे, उसके लंग्स मजबूत बनेंगे रोने से। इसमें कितना सच है? वो जब बोर्न होता है ना तब के लिए ही है, फिर हर बार वो चीज़ नहीं काम आती है। हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि आफ्टर ये कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो जब रोते हैं ना तब आवाज़ ही नहीं आती है। तो वो बच्चे को हम रोने देते, लेकिन उसमें भी होता है कि हाँ ये मूवमेंट हुई उसके बाद रो रहा है तो हम उसको टैप करते हैं पीछे। जितना हम टैप करते हैं ना उसके बाद उसकी आवाज़ निकलती है, फिर हम उसको रोने देते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक टेक्निक्स होती है अलग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ वो जितनी बार रोएगा उतनी बार उसका लंग्स हो रहा है तो रोने दो, उससे सिर्फ उसका गला खराब होगा और मेंटल स्टेट भी पूरा चेंज हो जाएगा और चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो ये मिथ में नहीं हमें रहना है। और मैंने आजकल की बहुत सारी ऐसी मॉम्स भी देखी हैं जो अपने बच्चे को इतना भी नहीं रोने देती हैं। हाँ। अगर उसने बोल दिया ना कि मुझे ये करना है, आपने ना बोल दिया, नो सुन नहीं सकते आजकल के बच्चे। और वो जैसे ही रोएंगे नो की वजह से, वो माँ बाप उसको वो चीज़ दे देंगे। सभी चीज़ की आदत ऐसे ही स्टार्ट होती है, जैसे फ़ोन का भी ऐसा ही है। हम ऐसे ही सब चीज़ों की आदत डाल देते हैं। उसको ओवर प्रोटेक्ट मत करो, ओवर पैम्पर मत करो, फिर आगे जाके पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम आती है और फिर पेरेंट्स ही आते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही रीज़न है कि आप शुरुआत से ही उसको ऐसी ही आदतें डाल रहे हो, और ये शुरुआत यहाँ से ही होती है कि वो फ्लोर पे रो रहा है तो तुरंत ही ले लो। फिर आता है फ़ोन दिया, लेने पे रो रहा है तो वापस दे दो, फिर ऐसे खिलौने में आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप डिमांड्स बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी कंडीशंस करनी है तो पहले वो अपना खुद डिमांड करेगा, ये चाहिए, उसके बाद ही मैं ये करूँगा। और ये हम सेंटर पे भी काफ़ी बार हम सफ़र करते हैं कि बच्चे को हम कुछ भी करने को बोलते हैं तो पहले मुझे ये चाहिए, वो मिलेगा उसके बाद ही वो करेगा, तब तक वो करेगा ही नहीं। फिर हम मम्मी को बाहर ही रखते कि आप बाहर ही रहो, हम इसके साथ डील करते हैं। क्योंकि मम्मा पापा को देख के वो टैंट्रम शुरू हो जाते हैं। और कई बार पेरेंट्स नहीं करते तो दादा दादी वो चीज़ करते हैं कि हाँ वो तो बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने दादा दादी का नाम लिया, पहले की दादीज नानीज ये सब करती थी मसाजेस, खुद नहलाना बच्चे को, तो एक वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता था, बॉन्डिंग रहती थी, वो टच, वो होल्ड, वो फील होता था, एक वो बॉन्ड क्रिएट होता था। बट आई गेस आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, बिकॉज टुडे आई सी मैनी पेरेंट्स हायरिंग प्रोफेशनल्स या फिर नैनीज जो ये सारा काम उनके बदले कर रहे हैं। Do you think parents are losing that bond with their kids? Yes.
जनरली ये सारी चीज़ें वो बने तब तक पेरेंट्स और दादा दादी को ही करनी चाहिए। अगर वर्किंग वुमन है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ये चीज़ केयर टेकर को दे रही है, तो बच्चे का अटैचमेंट भी वहाँ पे ही ज़्यादा रहेगा। फिर जब दादा दादी आएंगे तो वो उतना अटैच नहीं हो पाएगा उनके साथ। टच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो एज के अंदर। तो ओके दूसरा एक हमारे इंडियन पेरेंटिंग में ना प्रैक्टिस है स्वॉडलिंग। हम बच्चे को रैप करते हैं एक पतली सी ब्लैंकेट में, उसको टाइट बांध के रखते हैं, उसके हाथ पैर सीधे करके। एंड उसके पीछे आई हैव हर्ड रीजंस कि बच्चा सिक्योर फील करता है क्योंकि वो इतने महीने वोम में था, तो उसी पोजीशन में, एंड प्रोटेक्टेड फील करता है, अच्छी नींद आती है। सो डू यू थिंक दैट इज़ गुड फॉर देयर फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग? देर आर प्रो एंड कॉन्स। ओके, एक्चुअली 2 to 3 मंथ तक हम वो करें तो सही है, उससे स्लीप, गुड स्लीप, सेंसरी, ये सारी चीज़ों में अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन 4 मंथ के बाद उसका ना सब माइलस्टोन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा रोलिंग करना सीखता है, तो वो टाइम पे आप मत करो। ओके, हाँ, उस टाइम पे फिर उसका रोलिंग और वो सब है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो स्वॉडलिंग सिर्फ आप 2 to 4 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसको फ्लोर पे ऐसे ही रखो। हाँ, बट मैंने स्वॉडलिंग सिर्फ इंडिया में ही देखा है। आई हैव नेवर सीन कोई फॉरेन का पेरेंट अपने बच्चे को यूं स्वॉडल में बांध रहा है। ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस प्रैक्टिस ओनली इन इंडिया? करते हैं एक्चुअली। 2 to 3 मंथ तक स्वॉडलिंग करना इज़ अ गुड थिंग, बच्चे के लिए अच्छा है। उसकी स्लीप गुड होगी, फिर उसकी स्लीप इम्प्रूव होगी, उससे सेंसेशन इम्प्रूव हो गए। लेकिन काफ़ी सारी कंडीशंस भी ऐसी है, जैसे कि हिप डिस्प्लेजिया, आजकल सब लोग बहुत जान रहे हैं उसके बारे में। तो ये कंडीशन अगर बेबी को डायग्नोस हुई है तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड जैसे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉकर्स हो गए, जंपर्स हो गए, एंड दे सेल सेइंग कि ये आपको वॉक करने, बच्चे को वॉक करने में, सिखाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है। डू यू थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली यूजफुल? नो, एक्चुअली वॉकर इज़ अ हार्मफुल। हार्मफुल? यस। कैसे? वॉकर में जब अंदर हम बेबी को बिठाते हैं ना, तो वो एक्चुअली अपने नीज पे वेट डाल ही नहीं रहा है। आप नोटिस करना, वो ना अपनी टमी से पुश करके चलता है। हाँ, वो नीज पे वेट लेके नहीं अपनी चल बॉडी को रहा ऐसे है। हाँ, आगे पुश करके फॉरवर्ड होके वो चल रहा है। वो Right. एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, इसीलिए आपको वॉकर नहीं देना है। लेकिन अलग एक वॉकर अभी स्टार्ट हुआ है, आपने देखा होगा, बच्चे पकड़ के चलते हैं। हाँ, आप वो दे सकते हो, उससे वो प्रॉपर वॉकिंग सीखेगा। और जो फोल डाउन एंजाइटी होती है ना, वो भी उससे कम होती है। हम जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं ना, तब वही वॉकर देते हैं। Okay. तो उससे उसका प्रॉपर जो वॉकिंग है वो डेवलप हो। मतलब वो जो बैठ के जो हाँ, वॉकिंग वाला हाँ, वॉकर है वो नहीं हाँ, देनी है। बैठने वाला जो वॉकर होता है ना, उसमें उसके नीज भी बैंड होते हैं। ओके, नी बैंड होता है उसमें, प्रॉपर ऐसे स्टैंडिंग Straight नहीं पोजीशन होता में है। नहीं हाँ, होता है। हाँ। और वो लंबे टाइम तक, काफ़ी बच्चे आधा पौने घंटे तक वो वही पोजीशन में रहते हैं, तो वो भी नहीं उसके लिए बराबर है, उससे भी कोर मसल्स वीक हो जाएंगे। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी Yes. इंसाइटफुल फॉर Yes. पेरेंट्स टू नो। एंड जैसे हम लोग बात करें आजकल की जो फैमिली सेटिंग है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है। एंड मॉम्स के पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, वो अकेले ही बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं, खुद का काम भी मैनेज कर रही हैं। डू यू थिंक दिस फैमिली सेटिंग इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट? यस, फैमिली बहुत मैटर करता है बच्चे के लिए। और आप मानोगे नहीं, 1 साल से छोटा भी बच्चा जो होता है ना, उसके लिए भी फादर, मदर, दादा, दादी, सिबलिंग्स, ये सबके टच, सबका अफेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप देखना, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा और जॉइंट फैमिली के अंदर जो बच्चा होता है ना, उसमें से जॉइंट फैमिली वाला जो बच्चा होता है वो थोड़ा एक्टिव होता है। वाइस सोशल स्किल्स, वो जल्दी खेलने में, और इमोशंस उसके जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन जो Expressive. जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं वो जल्दी बोलते हैं, चीज़ें Exactly. जल्दी सीखते हैं, Exactly. जल्दी एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज जब हम अकेले होते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली में, तो बस वो एक ही जना शायद उसके पास होता है, एक जॉब पे होता है, या वो 2 लोग होते हैं जो
आते भी हैं जॉब से तो उनके पास हार्डली टाइम होता Time है, या होता है। थके हुए होते हैं, या बच्चा सो गया होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है इंटरेक्ट करने का। हम्म, और जॉइंट फैमिली में ना, वहाँ पर सारे लोग पूरा दिन एक्चुअली लगे हुए होते हैं उस हाँ, बच्चे के पीछे, exactly. एक नहीं तो दूसरा दूसरा होता ही है, वो फैमिली अकेला मेंबर। नहीं पढ़ता है। यस एग्जैक्टली, कोई उसे स्टोरीज सुना रहा है, कोई उसे हाँ, हाँ घुमा गाने रहा बता है। रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई खिला रहा हाँ। है, तो दे लर्न सो मच फ्रॉम हम्म। एवरी फैमिली मेंबर। और वो जो ह्यूमन नेचर होता है ना कि ये तो मुझे ये घूमने ही ले जाएंगे, तो हाँ। आप देखना वो भी स्किल डेवलप होते हैं कि पापा को देखेंगे तो पापा बाहर ही लेके जाने लेके वाले हैं, जाएंगे। दादी को देखेंगे तो दादी हर विश पूरी ही करने वाले हैं, तो Yeah, उनके टेंट्रम्स भी अलग अलग डेवलप होते हैं। I know. हाँ, वो नीचे है, पापा को देखा तो अब बाहर ही जाना है, तो वो भी बहुत अर्ली स्टेज में आने लगता है बच्चों के अंदर। मेरे नेबरहुड में बिल्कुल बाजू में मेरा एक नेबर है जो रहते हैं, उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है। उनके दादा दादी साथ नहीं रहते हैं, बट फिर भी मैंने देखा है वो दादा उसके रोज़ सुबह में आएंगे, उनका टाइम बंधा हुआ है, 9 o'clock आएंगे, उस बच्चे को लेंगे अपनी एक्टिवा पे या गाड़ी पे, उसे चक्कर खिलाने ले जाएंगे, वापस छोड़ेंगे, एंड उसके बाद ही वो वापस अपने ऑफिस जाएंगे या शॉप पे जाएंगे। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना वो बॉन्ड देख के। सो आई फील अगर पेरेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि दादा दादी पास में हैं या साथ में बच्चे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, प्लीज़ उन्हें करने दीजिए। या इवन इफ़ यू फील कि मुझे कुछ काम है एंड मैं अपने बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जा सकता हूँ थोड़ी देर, तो वो भी करना आई थिंक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। यस, डेफिनेटली। या एंड आफ्टर इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, कौन से ऐसे 3 रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि पहले शायद हम इंटरवेंशन ले लेते? जनरली फर्स्ट वन इज अ माइलस्टोन डिले माइलस्टोन। पेरेंट्स पहले से ही देख रहे हैं कि माइलस्टोन डिले हो रहे, प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, गर्दन नहीं संभाल रहा है। ये कई बार ऐसा होता है कि सिटिंग तक डेवलप हो जाता है, वहाँ पे ही कन्फ्यूजन आता है कि सिटिंग तक सब नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद जब स्टैंडिंग और वॉकिंग की टाइम आता है ना, तब बेबी कर ही नहीं पाता है। और तब सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आसपास के लोग ना ऐसे बोलते हैं कि इसके पापा भी लेट ही सीखे थे, इसकी वजह से ये भी थोड़ा लेट ही होगा। और उस टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा टाइम खींच लेते हैं। करेक्ट। काफ़ी बार उनको अंदर से भी ऐसा होता है कि हम एक बार जाए, लेकिन फिर वो रोक लेते हैं कि नहीं चलो देखते हैं, आ जाएगा, शायद आ जाएगा। तो वो एक गलती नहीं करनी है। सेकेंड वन इज़, मैंने जैसे पूरे पॉडकास्ट में बोला आपको कि टेंट्रम्स थ्रो करते नॉर्मल बच्चों के भी अलग होते, ये बच्चों के भी पूरे अलग हो रहे हैं। अगर सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक जगह पे नहीं बैठ रहे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो रहे, या हर सेटिंग में सेम ही वो बिहेव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप वेट मत करो, कंसल्ट अ पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट या तो पीडियाट्रिशियन। एंड थर्ड वन इज़ बॉडी पोस्चर। ये जो स्क्रीन टाइम, स्कूल बैग्स, ये सब चीज़ों की वजह से जो उसका पोस्चर डेवलप हो रहा है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, तो वो फिर आप 1, 2, 3 साल तक मत खींचो। उसका सॉल्यूशन भी है अभी, पोस्चर करेक्शन बेल्ट, थेरापीज, एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उसको तुरंत ही और बहुत कम सेशन में ट्रीट हो जाते हैं। बच्चों का तो 15-20 सेशन में तो क्लियर हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो फिर वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अगर ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर वेट मत करो। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता चलता है कि इसका फ्यूचर इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होने वाला है, या ऐसा कुछ भी है जो मेरा बच्चा इज सफरिंग थ्रू। राइट। एंड जैसे आप आपके क्लिनिक पे बहुत सारे केसेस आते होंगे, हाउ डू यू फील कि फादर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट में एक फैमिली में? मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि बच्चे ना जब बोलना सीखते हैं ना, तब पा 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 ये वर्ड सबसे पहले आता है। मम्मा से भी पहले शायद काफ़ी बच्चे पापा वर्ड से सीख जाते हैं। मम्मा काफ़ी लेट आता है, लेकिन पापा सबसे पहले आ जाता है। और मैंने देखा है कि जब फादर चाइल्ड को लेके आते हैं ना, तब उस बच्चे का उस दिन का थेरापी सेशन पूरा अलग ही होता है। अच्छा। उस दिन वो सब कर लेता है। मतलब जो बच्चे ना बाहर हम वॉक करने ले जाते हैं कॉरिडोर में, तो डेली हम डांटते, कितना बोलते, उसके बाद वो वॉक करते। जब पापा आते हैं ना, तब वो दौड़ दौड़ के वॉक करते उसके साथ। तो वो एक जो मोटिवेशन होता है ना, वो अलग ही होता है।
और मेरे सेंटर में है 1-2 फादर ही लेके आते हैं बच्चे को, और उनके बच्चे परफेक्ट सेशन होता है उनका। और जब मम्मी साथ में होते हैं ना, तब इतने सारे टेंट्रम्स होते हैं क्योंकि हर डिमांड्स कंप्लीट होती है। और फादर के साथ बच्चों का अलग ही बॉन्ड होता है क्योंकि पूरा दिन वो होते नहीं है, शाम को आते। और काफ़ी मदर्स ने भी मुझे बोला है कि पापा आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि हम तो है ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए सब पापा ही हो जाता है। तो फादर का इमोशनली बहुत बड़ा रोल है बच्चों के सामने। करेक्ट। और वो बिकॉज मैंने साइंटिफिकली भी बहुत ये रिसर्चेस एंड आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जब एक पापा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो बच्चे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। यस यस, राइट। और ये सारे बच्चे मैंने बोला वो तो फिजिकल डिसेबल है, इतने IQ भी नहीं है कि पता है कि हाँ ये यही है ऐसा। अगर उन लोग को इतना अटैचमेंट है तो नॉर्मल चाइल्ड को तो होने ही वाला है ऐसा। आई अंडरस्टैंड। करेक्ट। एंड यू नो मॉडर्न पेरेंट्स पे आजकल एक बहुत प्रेशर है, यू नो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पेरेंटिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, एंड दीज आर वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने से, देखा देखी से, कंपैरिजन से भी आती हैं। सो आर देयर एनी मिस्टेक्स? नहीं। सो टेल अस 3 बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो आप देखते हो अपने अराउंड, जो पेरेंट्स या फैमिलीज के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, फर्स्ट वन इज़ अ कंपेरिजन। इसका बच्चा इतना ये कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं। उसके पीछे भी कई बार बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और उसको भी अंदर से ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि अगर इसका इतना रिजल्ट है, इसको ये है, तो मुझे भी ये होना ही चाहिए। सेकेंड वन इज़ पेरेंट्स की गलती होती है कि बच्चे की कई बार डिमांड्स होती है कि स्कूल्स में ये यहाँ पे घूमने गए थे, इसको ये दिया है, इसकी बर्थडे पार्टी में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो हमें भी यही करना है। तो कई बार हम पेरेंट्स ऐसा लगता है कि मेरा बेबी का ना इसमें थोड़ा नीचा ना दिखे, तो चलो हम भी ये डिमांड्स कंप्लीट करते हैं। तो ये भी एक गलत है। एंड थर्ड वन इज़ हम बच्चे को ना ओवर प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। कि कुछ भी हो तो हम तुरंत ही, जब हम छोटे थे तब हमको इतना ओवर प्रोटेक्ट नहीं किया था, लेकिन हम अभी देख रहे हैं ना, हम सारी सिचुएशन हैंडल भी इतनी अच्छी तरीके से करते। लेकिन आजकल के पेरेंट्स से वो काफ़ी सर्टन एज तक बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहते, और फिर उनके बच्चे ना उतने जल्दी से सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाते। स्कूल में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी पेरेंट्स पहुंच जाएंगे वो सॉल्व करने के लिए। और हम जब छोटे थे तब हमें ज़्यादा सुनाया जाता था कि खुद हैंडल करो, ऐसा बार बार पे मत डरते, ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्या हमको बता रहे हो, जाके खुद मैनेज करो। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। करेक्ट, अमेजिंग। एंड टेल अस अबाउट योर हॉस्पिटल, आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्षितिज। ओके, मतलब हाउ, मतलब आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में, इफ़ यू कैन टेल आवर ऑडियंस समथिंग कि क्या क्या होता है वहाँ पे, एंड अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे में कोई, ये जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है दैट दे आर नोटिसिंग, सो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? जनरली माई क्लिनिक नेम क्षितिज मेंटल हेल्थ एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी। सो इसके अंदर क्या है कि मेंटल हेल्थ एंड फिजियोथेरापी, इस दोनों का हमने कंबाइन किया है। माय हस्बैंड डॉक्टर तेजस जोशी, वो MD साइकेट्रिस्ट है। तो जब बच्चा आता है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो डायग्नोसिस है उस पर फोकस करो कि चलो उसको सेरेब्रल पाल्सी है, डायग्नोस हो गया तो थेरापी स्टार्ट कर दो, 45 मिनट का सेशन है और जाओ। नहीं, बच्चा आ रहा है, पूरा उसका फिजिकल असेसमेंट होने के बाद हम उसका मेंटल स्टेट देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिले डेवलपमेंट के केस OPD में आते, लेकिन एक्चुअल में बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है सब कुछ करने की, लेकिन एंजाइटी इश्यू है, फोबिया है, वो बेड पे ही चलता है, नीचे चलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में मेंटल हेल्थ भी बहुत नेसेसरी है। ये सब चीज़ों के बाद, बच्चे के बाद हम पेरेंट्स को भी कवर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट केस के अंदर पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्रैशेस होते, टाइम वो अपना सब कुछ छोड़ के थेरापी करवाते। थेरापी 1 to 2 आवर्स की होती है और डेली आना होता है। अच्छा। और मेरा बच्चा कब ठीक होगा,
कब ठीक होगा, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि सब लोग पोक करते हैं, तो उनका भी मेंटल हेल्थ नहीं बराबर होता है, वो अंदर से टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, उसको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको काउंसिल करते हैं कि आप एक्टिव हो जाओ। हम सब सेंटर में सिखाते हैं, एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि हम पेरेंट्स को नहीं सिखाते। हम सब एक्सरसाइज सिखाते हैं, घर पे क्या क्या करना है वो भी करते हैं और इवन पेरेंट टू पेरेंट भी मिलाते। ओके। मैं सारे बच्चों का स्लॉट ऐसे ही करती हूँ, एक एक्टिव पेरेंट्स है तो एक इनएक्टिव है, उन दोनों का साथ में ही रखती हूँ। तो वो लोग ना एक दूसरे के साथ बात करके और एक दूसरे के बच्चे को देख के भी मोटिवेट होते हैं कि इसमें आ रहा है ना तो मेरे बच्चे में भी आएगा, और धीरे धीरे उससे भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो अगर पेरेंट्स को भी नीडेड है तो हम उसकी भी थेरापी स्टार्ट करते हैं, और मेरे हस्बैंड उनके भी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करके हम पूरे फैमिली को ही कवर करते हैं। ओके। क्योंकि पेरेंट्स अगर स्ट्रांग हो गए तो बेबी को अपने आप ही पुश मिलेगा करने के लिए। करेक्ट। एंड आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक सूरत लाल दरवाजा में एक्सीलेंट बिजनेस। वंडरफुल। अगर कोई दूसरे सिटी में रहता है तो हाउ कैन दे रीच? ऑनलाइन आपके कुछ है वेबसाइट या कुछ? सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे हमारा पेज है, और दोनों के बायो में हमने मेंशन किया है, और गूगल पे भी लोकेशन वगैरह सब ऐड किया हुआ है। अमेजिंग। ओह वंडरफुल अक्षरा। सो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इंसाइट शेयर किए आज पेरेंट्स के साथ ऑन ऑल द इश्यूज। आई हैव लास्ट क्विक रैपिड फायर राउंड, सो लेट्स बिगिन। न्यू बॉर्न को ज़्यादा क्या चाहिए, स्लीप या स्टिमुलेशन? कंफर्ट जोन न्यू बोर्न को। कंफर्ट। जब उसको स्लीप चाहिए तब स्लीप दो, और जब वो जाग रहा है तो तब उसको ऐसी एक्टिविटी, कार्ड्स, आजकल कार्ड्स आए विजन थेरापी के लिए, तो वो सारे कार्ड्स दिखाओ, टमी टाइम दो। तो जब जाग रहा है तब उसको ऐसी सारी एक्टिविटी करवाओ, तो उससे उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। जब वो सो रहा है तो उसको गुड स्लीप की नीड है, तो तब उसको सोने ही दो। फिर ऐसा नहीं सोचना कि ये सोता ही रहता है। तो न्यू बॉर्न्स के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। नहीं। ओके। वॉकर्स, येस और नो? नो। स्क्रीन टाइम बिफोर 2 years, स्ट्रिक्ट नो या चलता है थोड़ा? स्ट्रिक्ट नो। स्वाडलिंग हेल्पफुल या ओवर यूज्ड? मैंने बोला 2 to 4 month तक इट्स ओके, हेल्पफुल। आफ्टर दैट इज ओवर यूज। ओके। फ्लोर टाइम या फैंसी टॉयज? फ्लोर टाइम। माइलस्टोन चार्ट्स हेल्पफुल होते हैं या स्ट्रेस क्रिएटर? इट्स हेल्पफुल। लेट बोल रहा है बॉयज में नॉर्मल है, मिथ है या फैक्ट? मिथ। हर बच्चा अपनी पेस पे ग्रो करता है, ऑलवेज ट्रू? नॉट ऑलवेज ट्रू। चब्बी बेबी इज इक्वल टू हेल्दी बेबी, मिथ या फैक्ट? मिथ। ज़्यादा उठाया तो आदत पड़ जाती है, मिथ या फैक्ट? मिथ। सबसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं? वही कि फ्लोर पे बेबी रो रहा है तो उसको बार बार ओवर प्रोटेक्शन करना है, यही गलती सबसे ज़्यादा हो रही है हमें। राइट। एक चीज़ जो आप विश करते हो हर न्यू पेरेंट जानता हो? यही कि माइलस्टोन के बारे में हर एक पेरेंट्स को पता होना ही चाहिए। ये अवेयरनेस थोड़ी कम है, मुझे ऐसा लगता है। और कई बार पेरेंट्स को अवेयरनेस है तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि 3 महीने जैसे ही ख़त्म हुए 4 month कंप्लीट होने पे ही आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टैंडिंग और वॉकिंग टाइम पे होता है कि जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तुरंत ही आ जाते हैं। या बच्चा बोल नहीं रहा है, उस पे भी स्पीच में भी ऐसा टेंशन हो जाती कई बार है हो जाता है, क्योंकि उसका बच्चा 10 महीने में बोल रहा है, मेरा नहीं न्यू बोल रहा है। पेरेंटिंग में ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर ओवरथिंक नहीं हाँ, करना। आपको अगर कुछ भी डाउट है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुरंत ही कंसल्ट कर लो, उसको खींचो मत। तो आप तुरंत वहाँ पे ही क्लियर हो जाओगे। स्क्रीन टाइम या आउटडोर प्ले, एक बच्चे को क्या चाहिए ज़्यादा? आउटडोर प्ले। रोने देना या चुप कराना तुरंत, क्या सही है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए? जॉइंट फैमिली। कितने साल में बच्चे की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए? सेकेंड ईयर से? यस, 2nd to 3rd ईयर से। Amazing. क्योंकि तब उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है। अमेजिंग। एंड एक लास्ट सजेशन या एक लास्ट एडवाइस जो आप सारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे? यही कि अगर आप देख रहे हो कि आपके बेबी के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, तो ऑब्जर्व करो और तुरंत ही कंसल्ट करो।
वेट मत करो, इग्नोर मत करो, और नेबर्स की बात मत सुनो, फैमिली की मत सुनो, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उनको ही फॉलो करो, क्योंकि वेट करने से डिले होता जाएगा और फिर रिजल्ट भी धीरे धीरे ही मिलेगा। तो आप कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा मत सोचो, तुरंत ही कंसल्ट करो। शट द सराउंडिंग नॉइज, आप खुद ऑब्जर्व करो, फील Yes, करो, एंड yes. या पेरेंट का वो जो इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो Exactly. करो। एंड गूगल और चैट जीपीटी भी मत करो, आप बिल्कुल। डायरेक्ट डॉक्टर को ही पूछो जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि गूगल में इतना कुछ आ जाता है ना, पेरेंट्स उससे ज्यादा स्ट्रेस हो कर जाता देते है। हैं। मुझे आते हैं पेरेंट्स ऐसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ADHD है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ऑटिज्म है, ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, पूरा मतलब गूगल पे किया हुआ ही रख देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सोच ले, और बच्चा टिपिकल चाइल्ड होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है बच्चे के अंदर। तो वो भी नहीं करना चाहिए। Correct. Thank you so much. This was very helpful, Akshara. Thank you. Nice to meet you. Thank you so much for watching this episode till the end. अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, या आप ऐसे किसी भी पेरेंट को जानते हैं जिसका बच्चा ऐसे कोई भी इश्यूज से सफ़र कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड टू दैट पेरेंट। हो सकता है ये उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प कर दे। एंड शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।